हमने रात में इतने सारे कॉल्स किए डॉक्टर को, उन्होंने मुझे टच करते ही बोला कि मैं केस ले ही नहीं सकता। ऐसा घबरा गए थे कि ऐसा क्या चीज है जो गायनो ने भी हमें मना कर दिया, गैस्ट्रो ने भी मीट रही थी फर्स्ट टाइम। मुझे ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं याद करके। वो आपकी फैमिली से बात हो गई है और हमारी प्रायोरिटी तो आप हो। बस मैंने ये चीज सुनी और मेरा दिमाग खराब हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 30 ऑफ माय 100 डेज डेली ब्लॉग चैलेंज। आज इस ब्लॉग में वरुण और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। सेंसिटिव फेज हम लोग अपनी लाइफ का जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट हम मैसेज देने आए हैं बहुत सारी वुमेन की लाइफ में। ये जो टॉपिक है वो सेंसिटिव भी हो सकता है और साथ में हेल्पफुल भी हो सकता है। वरुण भी मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि उस फेज में वरुण ही सबसे ज्यादा मेरे साथ थे। मतलब जितना क्लोज उन्होंने देखा है वो फेज मेरा, और वो उतना क्लोज और शायद किसी और ने नहीं देखा है। तो हम दोनों मिलके आपको बेटर समझा सकते हैं, बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। हम बात कर रहे हैं मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में। तो वो जो फेज था मेरा पूरा 9 महीने का, वो बहुत डिफिकल्ट था और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस किए। और तो वही सब चीजें हम आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। उसके पीछे एक पर्पस है, ऐसा नहीं है कि बस हम लोग अपनी स्टोरी आप लोगों को बताने आए हैं। जो भी कपल्स कभी भी प्लान करेंगे फ्यूचर में बेबी, या जो कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, और या फिर जिन्होंने किया होगा और हो सकता है उन्होंने भी हमारी जैसी सेम प्रॉब्लम फेस की हो, तो वो सब रिलेट कर पाएंगे। और उनके लिए जो अभी प्लान करेंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मैं तो अपने जो भी हेल्थ इश्यूज थे या जो भी मेरी सिचुएशंस थी वो तो मैं फेस कर ही रही थी, लेकिन साथ में एज अ हस्बैंड, एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर वरुण ने मेरे साथ क्या क्या चीजें फेस की और मेरा कैसे कैसे साथ दिया, मेरे को कैसे सपोर्ट किया, साथ में पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया। लेकिन उस टाइम पे सबसे ज्यादा ही मेरे साथ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे एग्जैक्टली क्या हुआ। तो आप रेडी हो? प्रॉब्लम तो बहुत हुई होगी आपको उस टाइम पे। प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं होती, जिसने फेस करना है उसके लिए प्रॉब्लम है। हमारे लिए तो बस एक वो होता है कि बस सब ठीक हो जाए। जो प्रेगनेंसी थी, सेकंड प्रेगनेंसी, वो अनप्लान थी, वो हमने प्लान नहीं की थी। बट दैट वाज द राइट टाइम जब हमें सेकंड बेबी चाहिए भी था। तो मतलब वो मतलब वो बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट हमने किया कि हमारी अभी सेकंड बेबी आने वाला है। अगर वो प्लान होता तो बहुत सारी चीजें शायद डिफरेंट होती और शायद उतनी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती जो हम। बट एनीवेज इट इज व्हाट इट इज, जो लिखा होता है वो होना ही होता है। बट फिर भी हम थोड़ा सा अगर प्लानिंग के साथ चले प्रॉपर तो काफी सारी चीजें होती हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि हमारी जर्नी कैसी थी। अभी मेन तो मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस एक्सपीरियंस से काफी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए मैं अभी वहाँ पे इस वीडियो का, इस ब्लॉग का मेन मोटिव वही है कि आप लोगों तक सही मैसेज पहुंचे। तो जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो इट वाज नॉर्मल, मतलब जैसा हर प्रेगनेंसी में होता है, हर वुमेन के साथ होता है, वैसा ही मेरा एक्सपीरियंस था कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स बहुत डिफिकल्ट थे। क्योंकि वो स्टार्टिंग के 3 महीने में सबके साथ, जो एक प्रेग्नेंट लेडी होता है उनके साथ होता है कि मतलब कुछ, मतलब मोस्ट ऑफ द वुमेन के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था ये चीज, बट मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में हुआ कि मैं कुछ भी खा नहीं पा रही हूँ, मुझे स्मेल से भी प्रॉब्लम हो रही है, और ये सब तो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम्स है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। 3 महीने मेरे ऐसे ही निकले। तो 3 मंथ्स कंपैरेटिवली इजी। हाँ मतलब उस टाइम हमें डिफिकल्ट लग रहे थे क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने वो 3 महीने देखे, इनिशियल जो हमारे 3 मंथ्स थे, तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो बहुत मुश्किल है, मैं ये पूरे 9 महीने कैसे निकाल पाऊंगी। बट फिर उसके 4th मंथ बाद जो भी चीजें स्टार्ट हुई उसके बाद लगा कि 3 महीने कितने स्मूथ थे, मतलब हाँ जी। तो जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट हुआ, मैंने अचानक से नोटिस किया कि मैं कुछ भी खा रही हूँ ना तो मुझे एक पेन जैसा आता है। अपर एब्डोमेन में थोड़ा पेन होता है, हल्का हल्का पेन, मतलब बहुत ऐसा सीवियर पेन नहीं होता था, बहुत माइनर सा पेन होता था। तो कुछ दिन ऐसा चलता रहा, मुझे लगा कोई बात नहीं, नॉर्मल होगा। प्रेगनेंसी में बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं भी होते, रेयर होते हैं, किसी किसी को होते हैं। और साथ में जरूरी नहीं है, मेरी भी सेकंड प्रेगनेंसी थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो भी मेरे एक्सपीरियंस है तो वही सेम जो सिम्टम्स हैं, वही सेम जो एक्सपीरियंसेस है वो मेरे सेकंड प्रेगनेंसी में भी रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, ये शायद कोई एक सिम्टम होगा जो शायद मेरे को आ रहा है।
फिर 4th मंथ एंड होते होते मुझे वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ने लगा। मतलब मैं जब अपने गायनों के पास कंसल्टेशन के लिए भी जाती थी तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसा एक पेन आता है हल्का सा। तो शी सेड वो हो सकता है गैस्ट्रिक पेन हो, क्योंकि नॉर्मली गैस्ट्रिक पेन आता है प्रेगनेंसी में। हमें लगा वो नॉर्मल है, ठीक है। फिर कुछ दिन और बीते, 10-15 दिन। मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो गया और 5th मंथ में मुझे अचानक से एक दिन मैं मॉर्निंग में उठी और मुझे अचानक से इतना तेज पेन हुआ। मतलब जब मैं उठी तो थोड़ा कम था, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई और 2-3 घंटे में वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अनबेरेबल था। मतलब मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। तो मतलब मैंने कुछ भी नहीं खाया उस दिन, कुछ पिया नहीं, पानी तक भी मैं पी नहीं पा रही थी। इतनी ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही थी कि मतलब कुछ भी मेरे अंदर नहीं जा पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं पानी भी पीऊंगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगी। 2-3 घंटे हमने देखा, अपने गायनोक से हमने कॉल पे कंसल्ट किया कि ऐसे ऐसे हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, हो सकता है गैस्ट्रिक पेन आपको बढ़ गया हो और गैस्ट्रिक ही लग रहा है जैसे आप बता रहे हो। उनसे 3 बार बात करके 3 बार मेडिसिन चेंज की, बट कोई भी फर्क नहीं हो रहा था। तो हम फिर सीधा उनके हॉस्पिटल चले गए। और हॉस्पिटल जब हम गए तो आई थिंक उन्होंने गैस्ट्रिक इंजेक्शन। इंजेक्शन दिए, हमें थोड़ी देर एडमिट रखा, थोड़े इंजेक्शन दिए, बट कुछ आराम नहीं हो रहा है उससे। सुबह हम गए थे, शाम को वापस आ गए थे। अगले दिन फिर गए थे सुबह सुबह, ऐसा हुआ था। अगले दिन फिर सुबह सुबह गए थे। हाँ, तो इवनिंग में उन्होंने पूछा कुछ कम हुआ है। तो कुछ कम तो हुआ था क्योंकि इतने सारे पेन किलर वो सब लग चुके थे। तो बट ऑब्वियस है कि पेन थोड़ा तो कम हुआ था। बट मुझे फीलिंग थी कि नहीं, पेन अभी भी है। मतलब वो पेन ऐसा मतलब एकदम गया नहीं है, पेन अभी भी है। 8-9 घंटे हो गए थे वो पेन में, कुछ भी आराम नहीं आ रहा था। बट मैंने उनको बोला कि नहीं कम है, तो उन्होंने मुझे उस दिन घर भेज दिया और हम लोग आ गए। फिर भी मैं घर आई तब भी मुझे हल्की हल्की फीलिंग थी। जब रात बढ़ी तो रात को 2 बजे के आसपास मुझे बहुत तेज पेन होने लग गया। फिर हमने रात में इतने सारे कॉल्स किए डॉक्टर को, उन्होंने बोला कि आप सुबह होते ही आ जाओ। फिर सुबह आई थिंक 4 बजे होंगे, 4 बजे हम घर से निकले और हम वापस उनके पास गए। उन्होंने फिर से मुझे कुछ कोई इंजेक्शन दिया और इस बार उन्होंने कोई ऐसा इंजेक्शन दिया कि मुझे एकदम से पेन में रिलीफ हो गया। पेन में रिलीफ नहीं हुआ, एक्चुअली मैं सो गई क्योंकि मैं पूरी रात से सोई नहीं थी। एक दिन पहले मैं पूरा दिन सोई नहीं थी, रेस्ट नहीं मिला था बॉडी को, कुछ खाया हुआ नहीं था। तो मैं मुझे नींद आ गई और 1-1.5 घंटे के लिए मैं सो गई। उसके बाद फिर जब डॉक्टर विजिट पे आए, आई थिंक 8 बज रहे थे उस टाइम, मैं सो ही रही थी। लेकिन मेरी सोते सोते एकदम से आँख खुली और मुझे इतना तेज पेन हुआ और मैंने उनको बोला कि ये आराम नहीं हो रहा है मुझे, मतलब ये कुछ तो, मतलब मैं उनको अपने बता रही हूँ कि मुझे पेन है इतना ज्यादा। वो सिर्फ मुझे देख रहे हैं कि मतलब उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि वो इतनी अच्छी, इतनी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है यहाँ की और बहुत अच्छी डॉक्टर है, उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बट वो भी एक टाइम को समझ नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो उन्होंने एकदम से बोला कि आप एक काम करो, एक अच्छे गैस्ट्रो से कंसल्ट करो। ये पेन मुझे कुछ और लग रहा है, मतलब ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी पेन नहीं है, ये पेन कुछ और ही है। तो आपको इमीडिएटली किसी गैस्ट्रो से कंसल्ट करना चाहिए। तो उस टाइम पे 8 बज रहे थे, कोई भी गैस्ट्रो अवेलेबल नहीं थे। और हम थोड़ा सा घर आए, 1-2 घंटे, 2-2.5 घंटे बाद हम निकले वापस। एक गेस्ट्रो के पास पहुंचे तो उन्होंने हाथ लगाते ही बोला, मतलब उनके टच करते ही मुझे इतना ज्यादा पेन था। तो उन्होंने मुझे टच करते ही बोला कि तो मैं केस ले ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी का केस है, ऊपर से आपको इतना तेज पेन है। तो प्रेगनेंसी के केस में मैं अकेला इस केस को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो एग्जैक्टली क्या बोला था? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जाए जहाँ दोनों का सपोर्ट, गैस्ट्रो का भी और गाइन का। हम्म। हाँ, तो उन्होंने ये बोला था कि आप एक कोई भी हॉस्पिटल, जैसे हमारे यहाँ देहरादून में सिनर्जी है, मैक्स है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली होगा जो भी आपके गैस्ट्रो गायनो सजेस्ट करेंगे। तो हम वहां से निकले हैं क्योंकि हम थोड़ा सा घबरा गए थे कि ऐसा क्या चीज है जो गायनो ने भी हमें मना कर दिया, गैस्ट्रो ने भी मना कर दिया। तो हम सीधा पहुंचे एक अच्छे रिनाउंड हॉस्पिटल, यहाँ के देहरादून के बहुत अच्छा बड़ा रिनाउंड हॉस्पिटल है वो। हम वहाँ पहुंचे, वहाँ के एक्सपर्ट जो हमारे जो गैस्ट्रो थे, हमने उनको दिखाया। तो उन्होंने जिस तरह का पेन मुझे था, उन्होंने मुझे देखते ही बोला, मतलब वो बहुत दूर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि ये तो गॉल ब्लैडर स्टोन लग रहा है। हम उनकी बात को डिनाई तो नहीं कर पाए क्योंकि वो ऑब्वियसली एक्सपर्ट है, उनको पता होगा, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो। बट वो भी श्योर नहीं थे, लेकिन हमें भी इसलिए यकीन नहीं हुआ क्योंकि हमें लगा कि जो 5th मंथ तक जो 2 अल्ट्रासाउंड हमारे हो चुके हैं, जो हमारा
जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है और जो सेकंड लेवल 2 होता है, वो अल्ट्रासाउंड तो हुए थे, तो उसमें गॉलब्लैडर स्टोन्स क्यों नहीं पता चले। तो उन्होंने, हमने ये क्वेश्चन भी उनके सामने रखा था, तो उन्होंने बोला कि जो आपका प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो होल एब्डोमेन नहीं होता है, इसलिए गॉल ब्लैडर का क्या स्टेटस है वो उसमें नहीं आता। तो हमें लगा कि ठीक है, मतलब पॉइंट है इस बात में। तो हमने फिर, उन्होंने वहीं पे हॉस्पिटल में हमारा अल्ट्रासाउंड करवाया, और अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि मल्टीपल स्टोन है गॉल ब्लैडर में। पर वो पेन बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली एडमिट कर लिया आईसीयू में। और कुछ तो उन्होंने मेडिकेशन ऐसा मुझे दिया कि जिससे मुझे, मतलब उसके बाद मुझे होश नहीं था कि मतलब मैं कहाँ हूँ क्या है। और आगे का एग्जैक्टली क्या हुआ था, मतलब मैंने वहां पे ऐसा अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने कानों से नहीं सुना कि एग्जैक्टली वहाँ क्या चल रहा था, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी। तो इसलिए कि ये पूरा टाइम वहाँ पे थे और मेरी फैमिली भी थी, तो एग्जैक्टली डॉक्टर ने क्या बोला क्या हुआ वो आगे का आप बता दो। वो जब ये पेन बहुत सीवियर था तो डॉक्टर ने बोला पॉसिबिलिटी है कि कोई एक छोटा स्टोन का पीस निकल के आपके सीबीटी ट्रैक में फंस गया। सीबीटी ट्रैक एक ट्रैक होता है जो गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास को कनेक्ट करता है। तो एक टेस्ट होता है एमआरआई की तरह, क्योंकि प्रेगनेंसी में डायरेक्ट एमआरआई नहीं करा सकते। तो एक टेस्ट होता है एमआरआई की तरह। डॉक्टर्स ने बोला कि वो टेस्ट करेंगे कि देखने के लिए कि कोई स्टोन फंसा तो नहीं है सीबीडी ट्रैक में। तो हुआ क्या, अब एकदम से पैनिक हो गया। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि एक दिन पहले तो मैं ठीक थी बिल्कुल, और अचानक से इतना पेन होना, और जो ट्रीटमेंट वो लोग बता रहे थे डॉक्टर्स, वो हम एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हमें लगा कि नहीं, ये तो सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में। तो क्या ट्रीटमेंट बताया था उन्होंने क्या? तो उन्होंने ये बोला था कि अगर स्टोन फंसा होगा तो हमें एक छोटा सा प्रोसीजर करना पड़ेगा। प्रोसीजर इन द सेंस ऑपरेट करना पड़ेगा इन प्रेगनेंसी, कि अगर वो स्टोन फंसा है तो हमें एक छोटा सा स्टंट 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 एक छोटा सा स्टंट डालना पड़ेगा, ताकि वो एरिया जो है वाइड हो जाए और वो स्टोन पास हो जाए। क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसे सीबीडी ट्रैक में फंसना सेफ नहीं है। सेफ नहीं। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पैनिक कर गए थे एंड वी डिसाइडेड कि हम यहाँ से डिस्चार्ज होके कहीं एक सेकंड ओपिनियन के लिए जाएंगे। उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल सही था, लेकिन हम पैनिक कर गए, इसी वजह से हमने डिसीजन लिया कि हम वहाँ से डिस्चार्ज करें। तो और मैं मुझे उसके पास ये सब पता नहीं चल रहा था अंदर की, मतलब क्या चल रहा है। बस मुझे इतना पता था कि जो हमारे जो गैस्ट्रो थे बहुत अच्छे, वो भी यहाँ के बहुत रेप्यूटेड, बहुत अच्छे, बहुत नाम है उनका, वो थे। उन्होंने मुझे आके, बस मुझे हल्का हल्का से ऐसा याद है ब्लर ब्लर था, कि उन्होंने मुझे बोला था कि आपके गॉल ब्लैडर स्टोन निकला है, मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हुआ है, और मल्टीपल स्टोन्स हैं। और वो कुछ कुछ तो ऑपरेट करने की बात कर रहे थे, कुछ तो स्टंट डालने की बात कर रहे थे, बट मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी। मेरी हेल्थ मुझे अलाउ ही नहीं कर रही थी कि मैं कुछ भी सोच पाऊँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अब हमने डिसाइड करा कि हम वहाँ से डिस्चार्ज लेंगे। और डिस्चार्ज लेते ही हमने एक और देहरादून के एक अच्छे रेप्यूटेड गैस्ट्रो है, उनसे अपॉइंटमेंट लिया। जैसे ही उन्हें दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप पेशेंट को ऐसे लेके बाहर क्यों घूम रहे हो इस कंडीशन में, कि इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और आप अभी के अभी को एडमिट करें। सो वहाँ से हमें पता चला कि वहाँ का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही था क्योंकि और हम उन्होंने भी गलत थे। सेम ही राइट। प्रोसीजर बताया। लेकिन हम पैनिक कर गए थे। नेचुरली कोई भी आदमी इस सिचुएशन में पैनिक कर गया। तो फिर हम एक और अच्छे रिनाउंड हॉस्पिटल है देहरादून में, वहाँ पे हमने तेरे को एडमिट कराया। और उसके बाद यही सेम प्रोसीजर हुआ जो वहाँ पे वो कह रहे थे। रात 3 बजे के आसपास अगर याद हो तो वो एमआरआई हुआ। हाँ, और जिस दिन हम एडमिट हुए सेम डे ही रात में 3 बजे तक हम लोग बैठे हुए थे, मतलब 2 बजे तक उनका अपना प्रोसीजर चल रहा था कुछ, और 3 बजे हमारा, 2:30 बजे हमारा प्रोसीजर ये हुआ था इतनी एमआरआई। इतनी लेट नाइट को कोई भी ऐसे एमआरआई होता नहीं है, बट इन स्पेशल केस डॉक्टर इमरजेंसी ने थी तो बोला था हाँ। इमरजेंसी में कि इस पेशेंट का एमआरआई बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से रिपोर्ट जब आई तो उसमें पता चला कि सीबीडी ट्रैक में कोई स्टोन नहीं था। हम्म
वो अगर था, डॉक्टर ने बोला अगर था तो वो पास हो गया, बट उसके पास होने की वजह से जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया, तो उसको कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस, जो बहुत एक्यूट लेवल का हो गया था। उसकी वजह से कोई भी कुछ खाने में, कुछ पीने में बहुत सीवियर पेन हो रहा था। तो वहाँ से पता चला कि उस पेन का रीजन क्या है। टाइम पे पूरा 1 हफ्ता हम एडमिट रहे, और मैं आपको वो 1 हफ्ते की अगर स्टोरी सुनाऊंगी ना, तो मतलब मेरा तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो शायद मेरे इमोशंस कनेक्टेड थे या जो भी था। मतलब मुझे आज भी, मैं अगर याद करती हूँ ना वो चीज, वो फेज, वो स्पेशली वो जो 1 वीक जो मैं एडमिट रही थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं याद करके भी। तो वैसे तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी ये बहुत रोलर कोस्टर रही है, लेकिन वो जो फेज था ना, वो जो 4-5 दिन का था, वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। मतलब मैंने अपनी लाइफ में वो चीज एक्सपीरियंस की है जो शायद मेरे अंदर कभी थी ही नहीं। मतलब मुझे लाइफ में कभी भी डर नहीं लगा, मैं कभी लाइफ में पैनिक नहीं करती हूँ। हाँ, मतलब मैं बहुत चिल रहती हूँ मोस्टली। मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में प्रेशर फील कर रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में इमोशनल हो रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में मतलब डर रही हूँ कि आगे क्या हो। मतलब ऐसा जब उन्होंने बोला कि सीबीडी ट्रैक में तो कोई स्टोन है ही नहीं, और बट पैनक्रेटाइटिस हो गया जिसकी वजह से वो पेन आ रहा है, तो उन्होंने जो हमें ट्रीटमेंट दिया इतने दिन में, वो पैनक्रेटाइटिस का मतलब, तो देखिए स्टोन्स का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसके लिए तो आपको गॉल ब्लैडर ही रिमूव होगा। और गॉल ब्लैडर रिमूव होने के लिए आपका जो टाइम था, एक सेफ टाइम, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन का रह गया है, 10-12 दिन का रह गया है। तो आप इसी बीच में डिसाइड कर लो कि अगर रिमूव करवाना है तो आपको यही इन 10 से 12 दिन में करना पड़ेगा। ट्रैक में कोई स्टोन नहीं था थैंकफुली, वहां से तो हम लोग मेंटली रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि अगर सीबीडी ट्रैक में कोई स्टोन आता तो वो जो स्टंट डलने का प्रोसीजर था, वो हमारे लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए थोड़ा सा पेनफुल हो सकता था। बट अब जो क्वेश्चन था वो था कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं तो गॉल ब्लैडर हमें रिमूव करवाना चाहिए डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग। और वो जो हमारा जो सेफ पीरियड था, जिस टाइम पे हमें डायग्नोस हुआ ये गॉल ब्लैडर स्टोन, उसके बाद जो 10-12 दिन ही थे जो सेफ पीरियड थे हमारे पास, उसमें हम ये कर सकते थे। 6th मंथ अगर स्टार्ट हो गया तो हम ये प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे। बट हमें बीइंग पेरेंट्स, हमें बहुत डर लग रहा था कि मतलब बेबी के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा इसका। मतलब उसकी बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में थे कि अभी हमें क्या करना चाहिए। हमने गैस्ट्रो से पूछा तो गैस्ट्रो ने तो हमें बोला कि भाई हम इस चीज में आपको कुछ नहीं बता सकते, ये तो आपको गायनो बताएंगे कि एग्जैक्टली बेबी के ऊपर इस चीज का क्या इफेक्ट आएगा। जैसे ही गायनो आई विजिट के लिए, तो मैंने उनसे पूछा, मतलब उन्होंने बोला एक प्रोसीजर होगा, ये जो मैं पहले सुन चुकी थी ऑलरेडी, तो उन्होंने सारी चीजें मुझे रिपीटेड, सारी चीजें उन्होंने रिपीट की कि ऐसा ऐसा होगा, प्रोसीजर होगा, अभी हम देख रहे हैं, स्टंट डलेगा। बट मैं फिर कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर सीबीडी ट्रैक में कोई स्टोन फंसा ही नहीं है तो स्टंट किस लिए डालेंगे, वो क्या करेंगे। मतलब मुझे एग्जैक्टली कोई भी मतलब पिक्चर क्लियर नहीं थी कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। मैंने उनसे सीधा पूछा कि ये सब चीजें मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ कि जो भी प्रोसीजर की आप बात कर रहे हो इससे बेबी इफेक्ट होगा, मतलब बेबी के ऊपर इसके क्या इफेक्ट होंगे। तो उन्होंने मुझे क्लियर आंसर तो नहीं किया, बट डॉक्टर्स की लैंग्वेज में जो वो बोल सकते थे, उन्होंने इतना बोला कि देखो आपकी फैमिली से बात हो गई है और हमारी प्रायोरिटी तो आप हो। बस मैंने ये चीज सुनी और मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब मेरा बीपी इतना डाउन चला गया था एकदम से, और मुझे 102 फीवर आया एकदम से। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मैं मतलब बहुत बहुत अजीब से फीलिंग थी। और मुझे एकदम से वो चीज हिट कर गई जब उन्होंने बोला कि हमारी प्रायोरिटी तो आपको। मतलब किसी भी मदर के लिए ये चीज सुनना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब हुआ तो मुझे एकदम से उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पे फिर आपको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे स्टाफ नहीं होगा हर टाइम, तो उन्होंने एकदम से मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। मुझे पता है कि मैं आईसीयू गई हूँ, मैं इतनी टेंशन में थी, मैं इतनी घबराई हुई थी, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि फैमिली का ये डिसीजन ना ले, क्योंकि मैं तो अंदर हूँ और मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती। मतलब सुबह वो मुझे ले गए और मैं शाम तक उनसे मिल भी नहीं सकती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फैमिली का ये डिसाइड ना कर ले कि उनको वो प्रोसीजर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली तो पहले मेरे बारे में ही सोचेगी कि मैं ठीक रहूं। बट मुझे नहीं चाहिए था कि वो प्रोसीजर हो। तो मैंने फिर डॉक्टर से बात की। मैंने इतना स्ट्रॉन्ग माइंड सेट रखा, मैंने कहा नहीं चाहे कुछ भी हो जाएगा, मुझे वो प्रोसीजर नहीं करवाना है। तो मैंने डॉक्टर से बात की कि क्या सोल्यूशन है, तो उन्होंने बोला कि सोल्यूशन तो कुछ नहीं है, सोल्यूशन ये कि या तो आप इसको सीधा सीधा रिमूव करवा दो, जो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, या फिर पेन आपको आएगा। मतलब जैसे बेबी का वेट अंदर बढ़ेगा तो आपको बार बार वो पेन आएगा और बहुत
फ्रीक्वेंटली आएगा तो आप क्या करोगे? तो मैंने उनसे पूछा कि अगर वो पेन आता है तो क्या हम यही जो हमने अभी एडमिट होके जो भी आपने लाइन ऑफ एक्शन लिया, जो भी हमें ट्रीटमेंट दिया, मेडिसिन दी, इससे वो पेन रिलीफ हो सकता है? मतलब उस टाइम वो हम थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि 5th मंथ ऑलरेडी चल रहा था और हमें 3-4 महीने और निकालने थे एक सेफ पीरियड में जाने के लिए। बट 3-4 महीने सिर्फ मुंह से बोलना और उस प्रॉब्लम में, उस सिचुएशन में, उस पेन में निकालना बहुत मुश्किल था। मतलब बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो हुआ क्या कि हम उस टाइम चलो 4-5 दिन 6 दिन के लिए एडमिट रहे और वो पेन काफी कम हो गया था। और फिर हम वापस आए जब घर, तो फिर ऐसा हुआ कि उस पूरे 4-5 महीने में हम कितनी बार मुझे पेन आया, कितनी बार हम हॉस्पिटल गए, कभी 3 दिन के लिए एडमिट हो गए, कभी 4 दिन के लिए एडमिट हो गए। तो ये सब चलता रहा, लेकिन लास्ट का जो फेज था वो निकालना कितना मुश्किल था, इतना मुश्किल। मतलब मुझे गाइनो ने बोल दिया था क्लियरली कि आप डिलीवरी करा लो 8th मंथ में, कि आप बहुत ज्यादा पेन ले रहे हो, इतना बर्दाश्त मत करो, आप 8th मंथ में डिलीवरी करा लो, यही आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है। प्रेगनेंसी में अराउंड 8 to 10 kg मिनिमम वेट बढ़ता है। हाँ। और यहाँ वेट 1 kg कम हो गया था। प्रेगनेंसी के पहले जितना वेट था उससे 1 kg डाउन हो गया था। हाँ, मैंने कंसीव जिस वेट पे किया उससे थोड़े से कम वेट पे ही मेरी डिलीवरी हुई है। मतलब क्योंकि हुआ क्या था कि इसकी वजह से डॉक्टर ने सब कुछ खाने पीने से मना कर दिया था। मतलब मुझे मिर्च मसाले नहीं खाने थे, मुझे फ्राइड नहीं खाना था, ऑयल नहीं खाना था, साथ में मेरे को कोई भी मतलब रोटी तक भी मना कर दिया था, दूध दही पनीर सब चीजें मना थी। मतलब मैं क्या खाती थी, बिल्कुल बॉइल्ड वेजिटेबल, खिचड़ी, मतलब और इवन उन्होंने बोला था कि फ्रूट भी आप खाओगे ना तो बॉईल करके खाओ, वेट कर लो उसको, बॉईल कर लो, ऐसे खाओ। तो मतलब मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होते थे खाने के लिए। बट उस टाइम में माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो गया था। फिर जब आपके अंदर एक बेबी होता है ना, एक बच्चा होता है आपके अंदर, तो उस टाइम पे उस मदर की फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। मतलब वो चाहे तो अपने माइंडसेट से अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग करके वो किसी भी सिचुएशन को इजीली मैनेज कर सकती है। मतलब कोई भी पेन, ये तो पेन कुछ भी नहीं था। मतलब उस टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने हंसते हंसते सारी सारा फेज निकाल लिया। मतलब खाली इसके लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के लिए। और फैमिली के लिए तो देखो, मुझे कभी 2 बजे पेन आ जाता था रात को, कभी 4 बजे। मतलब और ये लोग ऐसे रहते थे कि अब तो मेंटली प्रिपेयर है कि अब इसको पेन आ गया, अब इसको लेके भागना है हॉस्पिटल। तो ऐसा हो जाता था, कभी कभी हम 4 बजे जा रहे हैं, कभी 5 बजे जा रहे हैं, इमरजेंसी के थ्रू वो हमें एडमिट करते थे। मतलब ऐसा रहता था पूरा। तो मतलब वो फेज निकालना नॉर्मली, मैं बता दूं, अगर मुझे मेरे अंदर बेबी नहीं होता ना, तो मैं शायद वो वाला जो चीजें थी वो फेस नहीं कर सकती थी। बट अंदर से मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली, मैंने वो पूरा फेज बहुत अच्छे से था कि 8th मंथ 24th को कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 1st अगस्त हमने डिसाइड किया हुआ था कि 1st अगस्त को हम डिलीवरी करवा लेंगे। तो जो हमारा 20 तारीख से लेके जो लास्ट के 10 दिन थे ना, वो बहुत डिफिकल्ट थे। मतलब रात रात भर तो मैं पहले से ही नहीं सो पा रही थी काफी महीनों से, लेकिन स्पेशली वो जो 10 दिन थे ना, मैं पूरी रात इतना परेशान रहती थी। मतलब मुझे एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं आती थी। वो वाला फेस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, बट फिर भी वो पता था कि नहीं, अब 1 तारीख आने वाली है, 1 तारीख आने वाली है, तो बेबी हाथ में आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो फाइनली 1 तारीख आई, हम लोग गए और थैंकफुली मुझे उन 10 दिनों में कोई पेन नहीं आया। हाँ, मतलब क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली आने लग गया था पेन। लेकिन वो 10 दिन हम ऐसे निकाल रहे थे कि आज पेन ना आ जाए, आज पेन ना आ जाए, आज पेन ना आ जाए, लेकिन थैंकफुली नहीं आया। तो वो 10 दिन नहीं आया। और उन 10 दिन के बीच में भी बहुत कुछ हुआ। मतलब गायनों से बहुत बार कंसल्टेशन हुआ, उन्होंने भी हमें बहुत सारी चीजें सजेस्ट की, करवा लो, अब ये हो जाएगा, वैसा है, वैसा है, वैसा। फिर एक के बजाय हमने सोचा 5 को करवाएंगे, फिर हमने एक के बजाय सोचा था 28 को ही करवा लेते हैं। मतलब बहुत कुछ, बहुत सारे डिसीजन चले, पर मेरा माइंड स्ट्रॉन्ग था कि मेरे को एक को ही चाहिए, मतलब उससे पहले मैं डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। तो हमने वो टाइम निकाल लिया। मतलब इसमें सबकी हेल्प लगी, गायनो गैस्ट्रो, हम सबसे लगातार टच में थे। और वो डॉक्टर्स की टीम भी हमें थैंकफुली लकीली इतनी अच्छी मिली कि हम उनको रात को कई बार 12-12 बजे भी कॉल करके हम उनसे डॉक्टर्स ने अपने पर्सनल नंबर भी दे दिए। हाँ, डॉक्टर ने हमें पर्सनल नंबर दिया। केस ऐसा था, इमरजेंसी केस था। उन्होंने बोला था आप किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप सीधा कॉल। हाँ, और जैसे डॉक्टर्स के साथ भी हम अपने खुद के डिसीजन चलाते थे कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, अभी हमें नहीं करानी डिलीवरी। इवन आपको याद है हमारी जो
हॉस्पिटल वाली गायनो थी, मतलब हमारी एक जो उस टाइम पे इनिशियली जो उन्होंने हमें गायनो का रेफरेंस दिया था, हॉस्पिटल में एक गायनो थी। मतलब बाद में वो हमने चेंज कर दी थी गायनो, मतलब हम किसी और पे स्विच कर गए थे, उसी हॉस्पिटल की, सेम हॉस्पिटल की दूसरी गायनो पे। बट वो 6th मंथ में उन्होंने हमें बोला कि हो सकता है कल हमें लेबर में लेके जाना पड़े आपको। ओ भाई, मतलब वो जो दिन था ना, मैं उनसे लड़ गई। मैंने कहा ऐसे कैसे ले जाओगे आप, अभी तो 6 मंथ है, मतलब इसमें थोड़ी ऐसे डिलीवरी करवा दोगे। और उसमें क्या होता है, मतलब अगर मेरी 6 मंथ में वो डिलीवरी करा देते तो 3 महीने के लिए, एटलीस्ट 2 से ढाई महीने के लिए बेबी हमसे दूर रहता कोई नर्सरी में, और मतलब वो तो सोच के भी मेरा दिमाग खराब हो जाता। तो अभी मतलब बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज ये थी कि बेबी हमारे हाथ में था, बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम उसको लेके आते हैं, अभी 1 साल का होने वाला है, 11 महीने का हो गया हमारा बेबी। तो पहले से मेरे को एक डॉटर थी, तो फिर मुझे बेटा हुआ, और इतना इतना खुश थे हम लोग उस दिन, इतना ज्यादा खुश थे। और क्योंकि इतना कुछ फेस किया, और जब मतलब कुछ ऐसा हो रहा था कि जब मेरी डिलीवरी भी हो गई, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि वो एकदम से बेबी आपको नहीं देते। उस टाइम के लिए तो उन्होंने दिखाया था, बट तब तो ऑपरेशन मेरा हो रहा था, मतलब सी सेक्शन था। तो मैं ज्यादा उस चीज पे मतलब बहुत, मैं एकदम से अपने इमोशंस दिखा नहीं पाई। लेकिन उसके बाद मुझे बस ऐसा वेट हो रहा था रूम में जाने के बाद कि बेबी हमारे पास आ जाए, बेबी हमारे पास आ जाए। तो ये है हमारा अभी। अंत भला तो सब भला। हाँ, तो मतलब ये इतना प्यारा सा रिजल्ट था। हाय। बाय। बाय। तो ये हमारा प्यारा सा रिजल्ट था, जो हमने बाय। इतना पेन सहन करके, इतना कुछ बर्दाश्त करके, और मतलब अ, हमें मतलब मिल गया फाइनली। उन सब कपल्स को जो बेबी प्लान कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनसे उनको कोई मैसेज नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज प्लीज, जब भी आप कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हो, अगर आपकी प्लानिंग है तो आप गाइनो से पहले से कंसल्ट करो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तभी आप गाइनो से जाओगे, कंसल्ट करोगे। अगर आप प्लान भी कर रहे हो और आपको लग रहा है सब कुछ नॉर्मल है, और आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है, कोई आपके प्रेगनेंसी कंसीविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपको कंसल्ट करना चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, बेबी प्लान करने से पहले आपके सारे टेस्ट होने चाहिए, सब अल्ट्रासाउंड होने चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तब आपको। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें पता, मुझे ये गॉलब्लैडर स्टोन्स बहुत साल से था और मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि मल्टीपल स्टोन्स एकदम नहीं होते, वो डॉक्टर ने बोला कि धीरे 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 करके आपकी बॉडी में फॉर्म हो रही होती है वो चीज। और कभी पेन नहीं आया, पेन एक दो बार आया भी होगा तो हमें लगा होगा कि नॉर्मल पेन है, प्रेगनेंसी के बीच में हमें पता चला कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो गलती मैं किसी की भी नहीं बोलूंगी, वो हमारी गलती है कि हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि अगर प्रेगनेंसी अनप्लान थी, वो आ भी गई, तो हमें स्टार्टिंग में ही सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए, तो शायद इतना कुछ हमें फेस नहीं करना पड़ता। तो बस इतना सही है कि जब भी आप प्लान कर रहे हो, सारे सारे टेस्ट आपके गाइनो से पूछ के क्या क्या टेस्ट आपके रिक्वायर्ड है, आपको करवा के रखने चाहिए। बाकी तो देखो, जो होना है वो तो होना है, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही। बट फिर भी अपनी थोड़ी सी अवेयरनेस से हम शायद कुछ चीजें ठीक कर सकते हैं, अपने लाइफ में स्मूथ कर सकते हैं। इसके साथ अब इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड। बस ये एक छोटा सा अवेयरनेस वीडियो था आप सबके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। तो अभी इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अभी बाय। 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 अभी बाय करना सीखा है न्यू न्यू, अभी बाय। 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 बाय।